आ गए सब लोग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका आभार। कृपया आप अपने विचार या कोई भी मन में बात है तो आप गुरु से कह सकते हैं। सर आप म्यूट में हैं। धन्यवाद मीरा, आज का सेशन लेने के। सेशन के दौरान आपकी आंखें खुली रहीं या बंद रहीं? सर खुली रही लेकिन थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आंखें बंद होने को। आंखें बंद नहीं होने देनी, दो चीज। आंखें पूरी खुली रहेंगी, आवाज पूरी मीठी और बुलंद रहेगी। जी। धीरे धीरे अब सबको ये सीखना। अब जहाँ ध्यान का नाम आता है तो आंखें स्वतः ही बंद होती चली जाती है। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि फिर ध्यान सांसों पे रखना पड़ता है कि आंखें खुली रहें। ये बात बिल्कुल ठीक है, मुश्किल होता है। लेकिन जिंदगी जितनी मुश्किल है उसके मुकाबले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जी। है ना, छोटे छोटे से प्रयोग है, बस करते जाए। कोई साथ कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात कह सकते सर मैं सनारायण हरी। हैं। आनंदित रहो। माँ मुक्ति की तबीयत ठीक है अब? सर बुखार तो है अभी। बुखार तो ठीक है, डॉक्टर की दवाई से जाएगा। हम्म। लेकिन जो टॉयलेट का बंद था वो तो खुल गया था ना? हाँ जी, वो तो साथ साथ ही खुल गया था। अच्छा। सर दोबारा करूँ फिर वो, या अब नहीं करना बस? वो हम अलग से बात करेंगे। अच्छा। सर जब मैं मॉल में बैठी हुई थी ना, तो सर मुझे ऐसा आवाज आई कि 15 तारीख से कश्मीर में अब होगा। और कोई बड़ी सी बिल्डिंग दिखी सर, वो जैसे कागज की तरह नीचे गिरी और दो टुकड़े हो गए उसके। तो अगर ऐसा कभी भाव आए तो उस भाव को हाथ की हाथ इस भाव से क्रॉस भाव एक ले आइए कि सब कुछ सुरक्षित रहेगी। अच्छा, ठीक है सर। कभी भी ऐसा अगर आपको वाइब्रेशन आ रही है तो एक और वाइब्रेशन से उस नेगेटिव वाइब्रेशन को कट कर दीजिए कि नहीं, सब कुछ सुरक्षित रहेगा, किसी को हानि नहीं ठीक है। है ना? तो हमें तो हर जीव के कल्याण के ही सोचना है। हम्म। सोचना है, करने वाली बात नहीं है। हाँ जी। बस सोचना है। एक विचार है उसको दूसरे विचार से काटता हम्म। है। वैसे ही संसार जो है ये भगवान के विचार का ही एक मूर्त रूप है और कुछ नहीं। हम्म। तो विचारों की बड़ी महत्ता है यहाँ पर। अपने विचारों को देखते रहो। अगर तुम्हारे प्रति एक कोई अजब विचार आता है जो उचित नहीं है, उसको एक अच्छे विचार से काट दो। है ना, अब कल यही तो हुआ। माँ मुक्ति को टॉयलेट नहीं हुआ 24 घंटे से। वो एक विचार के रूप में मैंने देखा, उसको काट दिया तो कुछ ही क्षणों में काम हो गया। ये संभव है कि आपके जो काउंटर विचार है वो प्रकृति स्वीकार ना करिए, पॉसिबल। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रकृति हमसे बेहतर जानती है कि कौन से विचार को स्वीकार करना है, कौन से को नहीं करना है। हम्म। उसको बेहतर पता है, क्योंकि उसको फिर कर्मों का लेखा जोखा, लर्निंग्स, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी हमें तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इन चीजों को विचारों के रूप में देखिए। और अगर आप इतने सशक्त हो जाते हैं कि आप विचारों को देख सकें और विचारों का मंतव्य समझ सकें और ये जान सकें कि ये विचार अनुचित है प्रकृति के लिए, संसार के लिए, मेरे लिए, घर के लिए, किसी के लिए भी, उसको दूसरे विचार से काट दीजिए। तो आप पाएंगे कि उस विचार को, बेसिकली प्रकृति में चीजें धीरे 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 शेप ले रही होती है।
प्रकृति में सब कुछ अचानक कभी नहीं होती। प्रकृति की गति बहुत स्लो और बहुत कंसिस्टेंट है। अब गाड़ी स्लो चल रही है, हल्का सा हैंडल घुमा तो उधर से निकल जाएगी, नहीं टकराएगी आगे। इसको करना शुरू करो आप। और आप में से या जिस भी व्यक्ति के विचार सख्त होते हैं, वही जीवन में कष्ट पाते हैं, क्योंकि वो उन विचारों की एंटीबॉडी विचार डेवलप नहीं कर पाते। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, कहते जी लिखा है कर्मों के फल हैं। मैं उनको यदि कहना भी चाहूं कि भाई कर्मों के फल तो सिर्फ 5-7% है शास्त्र के हिसाब से, बाकी तो 93% कर्म आप चेंज कर सकते हैं, सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने इसको अपनी निश्चित गति मान लिया है कि हमारे साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि ये हमारे कर्मों के फल हैं। हाँ, कर्मों के फल तो हैं, लेकिन वो इतने टाइट शेड्यूल्ड भी नहीं है कि उसमें कुछ परिवर्तन ना किया जा सके किसी अन्य कर्म के द्वारा। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर प्रार्थना का, आशीर्वाद का, मेहनत का क्या महत्व रहता। कभी भी कोई ऐसा विचार है, अगर आपको शारीरिक कष्ट है, अगर आप बीमार हैं, तो इसको बीमारी को एक विचार के रूप में देखिए और उसको कटिंग करना शुरू कीजिए। खाइए अपनी बीमारी को, आप खा सकते हैं। मेरी इस बात को सहयोग करेंगे ज्योति या ऋचा, कि आपके पास जो मरीज आते हैं, उसमें से जो मरीज कहते हैं जी मैं ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर साहब दवाई दे दो, उसको दवाई कुछ अधिक बेहतर तरह से काम करती होगी। इसको पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं, लेकिन पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में वो एक अलग सिद्धांत है। उसमें आप स्वतः कुछ मैनिफेस्ट, कुछ उपजा रहे हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं ऐसे विरोधी या नेगेटिव विचारों के आने की, उनके उपचार की। उनके काउंटर में एक विचार डाल दो, देखो क्या आनंद आता है। आप देखो आपके भीतर क्या विचार चल रहे हैं, आपको पता लगेगा। तो फिर आप अपने जीवन में देखिए, इस जीवन में आपको कमी किस चीज की है। अगर आपको स्वास्थ्य की कमी है, इसका अर्थ यह है कि आपने अस्वस्थता, अनहेल्दीनेस को एक्सेप्ट कर रखा है। इसको छोड़ो, इसको लेट गो करो। अगर आपको लक्ष्मी जी की कमी है, तो इसका अर्थ यह है कि आप लक्ष्मी जी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आपने दरिद्रता को स्वीकार कर रखा है। ये बात स्वीकार करनी बड़ी मुश्किल है। कोई भी कहेगा, भुजाएं चढ़ा लेगा, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे मैं लक्ष्मी जी को स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन मेरे भीतर मानस में यही भरा हुआ है, यही भरा हुआ है। प्रकृति तो भरपूर दे रही है। अब पानी देगी प्रकृति तो वो भरपूर ही देगी, खूब बरसेगा। धूप पड़ेगी तो भरपूर ही देगी, हवा चलेगी तो भरपूर ही होगा। बीज खिलेंगे तो भरपूर ही होंगे, पूरी घाटी फूलों से भर जाएगी। एक पार्क के फूल गिन नहीं सकते आप, एक पार्क तो ज्यादा हो गया। एक पार्क में पड़ी हुई एक क्यारी के फूल नहीं गिन सकते आप, इतने देती है प्रकृति। सिर्फ एक पेड़ पे लगे हुए मैंगोज आप काउंट नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते, तोल भी नहीं सकते। तो उसको पेटी के हिसाब से यूनिट बना ले, इतनी पेटी आपको। प्रकृति तो खूब देती है। तो मुझ पर ही दरिद्रता क्यों है, मुझ पर ही गरीबी क्यों है, मेरा ही स्वास्थ्य खराब क्यों है, मुझे ही टेंशन क्यों है। मुझे टेंशन इसलिए है क्योंकि मेरा दिमाग संसार में ज्यादा चलता है। दिमाग को रोको थोड़ा सा, धीरे धीरे आप पाओगे कि टेंशन अपनी कम हो गई, और निश्चित रूप से कम हुई। ये वो क्रियाएं हैं जिनके रिजल्ट पूरी तरह से निश्चित हैं, अनिश्चित है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर चलते हुए हम पूरी तरह से प्रकृति के नियम के अनुरूप ही बरत रहे हैं। कुछ किया थोड़ी है, बस प्रकृति का जो नियम है उसको अपनाया है। आप
सड़क पे चलने के नियमों को किसी भी देश में आप ड्राइव करते हैं, अपनाइए, पुलिस क्यों पकड़ेगी आपको? आपकी यात्रा स्मूथ हो जाएगी, आप एंजॉय करेंगे। और यदि आप उनके ट्रैफिक के जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर पुलिस खड़ी है कदम कदम पे। ऐसे प्रकृति के नियमों को अपनाएं। कैसे अपनाएं प्रकृति के नियमों को? अपने विचारों को देखिए। जैसे आप सब लोग इस समय एक प्रयोग कर सकते हैं, अपने जीवन का कोई एक कष्ट इसको ख्याल में ला सकते हैं। मुझे ये कष्ट है, मुझे परिवार का सहयोग नहीं है, मेरा स्वास्थ्य खराब है, मेरे पास लक्ष्मी जी नहीं टिकती है, मेरा मन परेशान रहता है, मेरे पैरों में दर्द रहता है, मैं चल नहीं सकता हूं। ऐसे कोई भी रखें, मुझे गुरु का सानिध्य नहीं, कोई भी रखें, कोई भी एक पॉइंट रखें। और उसके इर्द गिर्द फिर देखिए कि इसके इस बिंदु के इर्द गिर्द किस तरह के विचार चलते हैं। और जब आप उस बिंदु के इर्द गिर्द चलने वाले विचारों को फोकस में ले आएंगे, तब आपके हृदय में एक कंपन होगा। वो कंपन या तो सुहाता होगा या सुहाता नहीं होगा। यदि वो कंपन सुहाता है तो आपको उसकी इंटेंसिटी की जानकारी हो कि किस लेवल पे सुहा रहा है, और सुहाता नहीं है, तब आपको देखना होगा कि कारण क्या है, क्यों नहीं सुहा रहा है। यदि वो कंपन वाइब्रेशन सुहाता नहीं है, उस स्थिति में आप उस पर्टिकुलर अवस्था से पार पाने की या उस कामना की पूर्ण होने की सिचुएशन में मानसिक रूप से तैयार नहीं है। बीमारी चलती जाएगी, लक्ष्मी जी नहीं आएगी। तो आप देखिए कि बच्चों को, जो धनवान परिवार है, वो बच्चों को बड़ा फोकस करते हैं ग्रो करने। वो उनको इस चीज के लिए तैयार करते हैं कि उस लक्ष्मी जी का आकर्षण उनके भीतर बने। अभी तो थोड़ा सा समय बदल गया है, अभी पैसे का आकर्षण तैयार करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। लक्ष्मी जी का आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी आएंगी तो साथ में सुख, संपदा, ऐश्वर्य, आनंद, भोग सब कुछ लेके आएंगी। धन आएगा तो हो सकता है साथ में शुगर ले आए, खा नहीं पाओ, भोग नहीं पाओ, घर में कलह हो सकता है, ऐश्वर्य आनंद नहीं आएगा। ऐसे समझते हैं चीज। सारी सृष्टि तुम्हारे विचारों के इर्द गिर्द। जितने कठोर तुम्हारे विचार, उतना कठोर तुम्हारा जीवन। जितने मुलायम और सॉफ्ट तुम्हारे विचार, उतना सुंदर, उतना बेहतर सा तुम्हारा जीवन। अब एक झलक दिले के देखो अपने विचारों की। 6 महीने पहले मुझे ऐसा ख्याल है, शायद जब मेरे पास थी, तब मैंने उनसे इस बारे में बड़ी सी चर्चा की थी। क्योंकि साल में 2 बार मुझे सहज क्या जाना होता है नवरात्रों में, आप सब जानते हैं। और उसके कुछ अनुभव के आधार पर मैंने सहज को चर्चा की थी कि सहज, तपाक से नहीं कहना, सामने वाले को थोड़ा सा टटोल कर अपनी बात रखें, ताकि आपकी बात के माध्यम से सामने वाला व्यक्ति असहज ना हो जाए, वो गड़बड़ हो जाती है। भगवान गए ऋषि भरद्वाज के आश्रम, मेरे ख्याल से ऋषि भरद्वाज के आश्रम। तो उन्होंने वहां उनसे प्रश्न किया, मुझे कुछ गलत ध्यान आ रहा है। भगवान ने 3 ऋषियों से 3 चीजें पूछी। एक ऋषि से पूछा हम किस मार्ग से जाएं, एक से पूछा हमें कहाँ निवास करना चाहिए, और एक से पूछा कि शत्रुओं को मारने का मंत्र था। मानस में भगवान शत्रुओं से मारने का मंत्र पूछा था ऋषि अगस्त को। भरद्वाज ऋषि से पूछा था हमें कहाँ निवास करना चाहिए या मुझे कहाँ। मार्ग मार्ग पूछा सर, मार्ग। मार्ग पूछा था ना। भरद्वाज जी तुम किस मार्ग से जाएं। तो जब ये पूछा किस मार्ग से जाएं, तो ऋषि ने कहा
कि आप अपनी कामना तो बताएं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरा मार्ग और निवास ऐसा हो कि जहां पर किसी को मेरे से उद्वेग ना हो। तो कहते हैं कि भरद्वाज ऋषि ने कुछ शिष्यों को बुलाया कि चले आओ। मानस में लिखा है कि 50 शिष्य चले आए। उसमें से 4 शिष्यों का ऋषिवर ने चुनाव किया और उनसे कहा कि आप इनको मार्ग दिखाएं, लीड करें। मूल क्या था भगवान का? किसी को उद्वेग ना हो। अब हम इस फॉर्मूले को अपने अपने जीवन पर लगाएं कि सुबह से शाम तक हमारे व्यवहार से कितने लोगों को उद्वेग होता है। ये उद्वेग जो है ना, ये हमारे भीतर एक स्लो पॉइजन की तरह बूंद 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 करके इकट्ठा हुआ जा रहा है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो हमारा रिएक्शन ऐसा हो कि जिससे सामने वाले को उद्वेग ना हो, सहजता बनी रहे। सामने वाला या तो आपको, अगर उद्वेग उद्वेग होगा तो या तो वो आपको रिएक्ट करेगा या आपको चुप रह जाएगा। रिएक्ट करेगा तो संबंध खराब होंगे, मेरा वर्तमान खराब होगा, मेरा भविष्य भी। और यदि चुप रह जाएगा तो निश्चित जानना भविष्य खराब हो गया है। समय, क्योंकि वो उसके भीतर वो जम तो गई ना बात। तो वन फाइन डे आपको लगेगा भी हमारे तो अच्छे संबंध थे, अचानक पता नहीं आज क्या हो गया, इन्होंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया, उनको ऐसे नहीं करना था। तुम बूंद बूंद करके इंजेक्शन तैयार कर रहे थे बरसों से। उद्वेग ना हो। यदि उद्वेग पैदा होगा तो फिर चीजें खराब हो जाती हैं। उद्वेग पैदा ना हो इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है कि आपको अपने विचारों की समझ हो। कि मेरे विचार कहाँ जा रहे हैं, मेरे विचारों की गति क्या है, वो किस ओर झुकते और मुड़ते हैं, मेरा टेम्परामेंट कितना संतुलित है। यदि मेरा टेम्परामेंट खराब है, तो ज्योति ने मुझे एक बात अच्छे भाव से कही, पर मेरा टेम्परामेंट खराब है, मेरी रिसीविंग खराब हो गई, मैंने उसका रिएक्शन ज्योति को दुर्भावना के साथ दिया। लेकिन वहीं एक और तीसरे व्यक्ति भी थे जो इन सबको देखते समझते थे। उन्होंने कहा कि ज्योति ने तो बात सही कही थी, लेकिन इन सज्जन ने उस बात को गलत तरह से स्वीकार किया, गलत तरह से रिसीव किया। ज्योति की सही बात मुझ तक पहुंचते पहुंचते गलत क्यों हो गई? क्योंकि मेरे को वैचारिक उलझन ज्यादा है। वैचारिक उलझन ज्यादा होगी तो बुद्धि ज्यादा चलेगी, गणित अधिक होगा। तो साधना करते हुए, साधना ना करते हुए, इस पूरे जीवन को जीते हुए हम सबका एक ही ड्यूटी और कर्तव्य है कि हम अपने विचारों का ख्याल करें। हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं, और विचारों का ख्याल करते हुए फिर डरने घबराने की भी जरूरत नहीं है। एक बात तो निश्चित है, आप विचारों को देखेंगे तो आप मर नहीं जाएंगे, क्योंकि अब तक नहीं मरे। तो अब भी मरने की गुंजाइश नहीं है। आप अपने विचारों की उथल पुथल उहापोह को देखेंगे तो घबराना नहीं, आपका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अब तक नहीं हुआ, अब क्यों होगा? और ये प्रकृति की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि जब आप इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो अनेक अनेक प्रकार की शक्तियां आपको मदद करती हैं। कोई बुक हाथ में आएगी, आप अचानक ही पन्ना पलटोगे, आपके मतलब की लाइन आपके सामने होगी और आपको वो हिट करेगी, और आप उसके बाद उस बुक को रख देंगे। आप किसी डॉक्टर के यहाँ गए थे, वेटिंग रूम में थे, उस बुक को आपने कभी खरीदा नहीं, कभी जाना नहीं, टाइम पास के लिए उठाया था। ऐसे हो जाएगा। आप अचानक बैठे होंगे, विचारों पे आपका ध्यान केंद्रण में आने लगा होगा, कभी किसी की कही कोई बात आपके ख्याल में आ जाएगी। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि कभी किसी फिल्म का डायलॉग आपके कान में गूंज पड़ेगा।
आपको उससे मार्ग मिल जाएगा। कभी कोई दो व्यक्ति आपस में बात करते होंगे, कोई चीज आपको हिट कर जाएगी। प्रकृति के लाख तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, बस वो अपना नाम नहीं करेगी, हम्म, वो आपको कम्युनिकेट कर जाएगी। आपको पता लगेगा कि हाँ, ये तेरे लिए है। पुराने लोग कहते थे कि पुस्तक पढ़नी चाहिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मैंने अपने जीवन में सैकड़ों पुस्तकें हैं जो पढ़ी हैं, और मैंने कुछ पुस्तकें वास्तव में 50-60 बार पढ़ी हैं। और उन पुस्तकों के कोट मेरी आदत रही, कभी उनको अंडरलाइन या येलो हाइलाइटर से मार्क कर देना। कभी मेरा मन हो, कोई पुस्तक खोली, कोई पन्ना खोला, कोई हाईलाइट हो मिल गई, ना हाईलाइट हो मिली, लेकिन मुझे उस समय की मेरी अवस्था का सटीक विवरण मिला। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त है। कुछ अच्छी पुस्तक पढ़े, नहीं पढ़े तो कोई आपत्ति नहीं है, पढ़ने की एक एज होती है। अपने विचारों को देखें। आप अपने विचारों को देखेंगे तो आपको मार्ग मिलेगा ही मिलेगा, ये पूरी तरह से निश्चित है। और जबकि कुछ ऐसा विचार आए, तो उसको एक पॉजिटिव विचार से हाथ की हाथ काट दो। अगर वो झूठ का विचार है तो खेल हो गया, अगर सत्य का विचार है तो काम हो गया। लेकिन धीरे धीरे आपकी अंतरात्मा को इस बात की जानकारी होगी कि वो विचार जो आया था वो कितना सटीक, कितना सही था, और भविष्य में कितना सटीक उतरने वाला था। इसके लिए आपको किसी से कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं। देखो आपके विचार किस चीज के इर्द गिर्द चलते हैं। मेरे विचार तो प्रोफेशन के इर्द गिर्द चलते हैं, बड़ी जायज सी बात है, चलने दो। तो प्रोफेशन के इर्द गिर्द जो विचार चलते हैं उसमें मेरा क्या भाव रहता है? मैं कैसे अधिक पैसा कमा लूं, कैसे मेरे पास आने वाले व्यक्ति को अधिक लाभ हो जाए। अब उन विचारों को देखिए, विचार तो चलेंगे। विचार शून्यता की अवस्था बहुत अलग और बहुत आगे की अवस्था है। अभी तो हमें सिर्फ अपने विचारों को अपना सहयोगी बनाना है। विचार चलते रहेंगे, विचार कहीं नहीं जाएंगे। विचारों की गति, विचारों की इंटेंसिटी ये कम हो जाएगी। विचार अब आपको आके भाले नहीं चुभोएंगे, लेकिन विचार तो चलेंगे। उन विचारों की मूल प्रकृति क्या है? कैसे मेरा चारों दिशाओं में नाम हो जाए, कैसे मैं और अधिक प्रॉपर्टी बना लूं, कैसे मेरे पास आने वाले लोग थोड़ा सुख का अनुभव करें। इन विचारों को देखिए, और फिर अपने संसार को देखिए, जो आपका संसार है। अर्थात दो तीन ऑर्बिट हैं आपके संसार में। एक ऑर्बिट वो जिनके साथ आप एक छत के नीचे रहते हैं, एक ऑर्बिट फिर परिवार की, भाई है, बहन है, या चाचा है, या जो भी कोई है, माता पिता है, मान लो दूर रहते हैं, मित्रों की, प्रोफेशन के सहयोगियों की। आप देखिए कि ये लोग आपके साथ उठते बैठते बात करते कितना सहज महसूस करते हैं, वो कितना सहज फील करते हैं। आप सबका ये कर्तव्य है कि आपके समीप आने वाले लोग अपने आप को पूरी तरह से सहजता में महसूस करें, बिल्कुल आनंद से। उनको कोई पर्दा न, के अपना सा ही तो कोई है, ये प्रेम है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके विचार बहुत अच्छे संतुलन में आ चुके हैं। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो अब झूठा नाटक करना है। जो भी कोई आपके समीप आए उसको प्यार से बिठाना है, उसकी अवस्था के अनुरूप कुछ खाओ। कैसे आए थे, सुनो, सुनने की प्रक्रिया में जानो। अब हम दो बैठ गए मैं और स्वतंत्र जी बैठ गए बात करने के लिए। स्वतंत्र जी अपने इसी क्रिया में है, विचारों को देखने की, और मैं पूरी तरह संसार में हूं। और मैंने उनको आके उदाहरण के रूप में कहा कि हमारा इतना बड़ा परिवार है और हम ऐसे परेशान हैं। और बस स्वतंत्र जी का टेप दब किया, उन्होंने अपनी कथा सुनानी शुरू कर दी। हमारे 40 साल पहले ये स्थिति थी, ये गलत है। आपको अपनी कथा नहीं सुनानी है, आमतौर पर ऐसा ही होता है।
दो लोग मिलते हैं, दोनों बोलते हैं, सुनने वाला कोई नहीं। आप सुनने वाले बनिए, सामने वाले की बात सुनिए, इतना धैर्य करिए, अपना बटन मत स्टार्ट कीजिए। आप पाएंगे कि जब आप सामने वाले की सुनने की अवस्था में आ जाते हैं तो आपके विचार बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं। आप पाएंगे जब आप अपने पास आने वाले व्यक्ति की बात को सुनते हैं धैर्य के साथ, तो आपके भीतर एक अद्भुत धैर्य का अभ्युदय हो जाता है। ये करके जानने जैसी चीजें हैं। अभी तक तो यही स्थिति रही कि किसी ने आके अपना दर्द कहा तो मैंने 4 गुना बढ़ाया, मेरे साथ भी ये हुआ है। कोई आके कहे जब हम घूमने गए थे, हम भी घूमने गए थे, तुरंत वेट ही नहीं करेंगे वो किस भाव से आया है। अब हम उसको कहें कि हम विदेश घूमने गए थे, तो हम स्विट्जरलैंड घूमने गए थे। कोई आके कहे जी हमारे घर में तो इतने सब लोग प्रेम से रहते हैं, हमारे इतने प्रेम से रहते हैं। और आप मेरी बात का जान के हंसेंगे भी, विश्वास भी करें, कोई यदि आके कहे हमारे तो एक साल में पंचक लगे थे, 5 लोग मरे थे, तो कहेंगे हमारे 6 लोग मरे थे। नहीं है धैर्य सुनने का। क्यों? क्योंकि हम अपने विचारों में उलझे हुए हैं। किसी एक को इनसे बाहर आना, यदि कोई एक इनसे बाहर आता है तो बाहर आना तो बहुत लंबी क्रिया हो गई। तो मैं शुरुआत में कहता हूं कि किसी एक को इसमें अपनी गति को मध्यम करना पड़ेगा। स्लो कीजिए इसमें, और सामने वाले को सुनिए और अपने को देखिए। और अब आपने उसको 10 मिनट सुन लिया, अभी तक तो 1 मिनट भी नहीं सुनते थे। अब आपने उसको 10 मिनट सुन लिया, और अब आप और सुनने की अवस्था में नहीं है, क्योंकि आप खुद भरे हुए हैं। आपकी बाल्टी में 2 ही मग्गे पानी की जगह थी, वो भर गए। तो उनको कहो कि आइए कुछ चाय पीते हैं, बात को पलट दो, अपने केंद्र से मत हटो। और आप देख रहे हैं कि आपके चाय पीने के प्रस्ताव को उसने सहर्ष स्वीकार किया। उसको पता ही नहीं चला कि इन्होंने टॉपिक बदल दिया है। उसको पता ही नहीं चला कि इन्होंने तुझे अपने केंद्र पे उठा के ले आए हैं, ये अपने केंद्र से नहीं ले। जब आपको ये अनुभव आना शुरू हो जाएगा, तब आपको जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। फिर लगेगा यार क्या बोलना है, बोल के कोई लाभ नहीं। फिर तुम्हें धीरे धीरे अपने अंदर की शक्ति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अब जब तुम्हें बाहर की बोल 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 से बचत होनी शुरू हो जाएगी, तो तुम पाओगे कि भीतर भी ये बोल 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 कम हो। ये बोल बोल है क्या? क्या है ये बोल बोल? इसको समझो अच्छे से। आप लोग अभी खिचड़ी बनाते हो भगोने में, हम्म, तो खिचड़ी बनने की दो अवस्थाएं हैं, खिचड़ी कच्ची और खिचड़ी पक्की। तो खिचड़ी पक जाए तो शांत, और अगर खिचड़ी कच्ची हो, भगोने में बनती हो, तो बोल बोल, तो आवाज आती है, बुलक, वो फूटते हैं, वो वही है, कच्ची है खिचड़ी अभी। तो कच्ची खिचड़ी तो सर्व नहीं होगी। इस बोल बोल को बोल बोल कब शांत होगा? जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे, ये ऑटोमेटिकली सहजता में ही शांत हो जाएगा। मत रिएक्ट करो, मत सफाई दो किसी किसी को मत बताने की चेष्टा करो कि उस पर्टिकुलर अवस्था में तुम सही थे और सामने वाला गलत। सामने वाला सही था क्योंकि उसकी मानसिक अवस्था ही वैसी है। वो इतना ही सोच सकता है, तो वो गलती निकालने का पात्र नहीं है, वो क्षमा का पात्र है। ख्याल रहे, क्षमा सिर्फ तब होगी जब उससे गलती हुई। यदि कोई अपराधी है उसको किनारे कर दो। यदि कोई आपके प्रति अपराध करता है उसको साइड कर दो। अपराध की क्षमा नहीं होती है, अपराध के लिए सजा होती है। सजा देना मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, उसको साइड कर दो। उससे कम मिलो, उससे कम बात करो, उससे बात मत करो, किसी को रिएक्ट मत करो, किसी को कमेंट मत करो। आप देखो आपके विचार बड़े बड़े सहजता में ही जैसे
आजकल तो सीजन भी है ना, जैसे दूध में अच्छी क्वालिटी की फीनी घुल जाती है, ऐसे घुल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि विचार कहाँ भागने शुरू हो गए। अब कुछ कम आते हैं गुरुजी विचार, अब मुझे कम परेशानी होती है, क्योंकि आपको सारी परेशानी आपके ही विचारों से है, पड़ोसी के विचारों से नहीं है। पड़ोसी के विचारों से आपके विचार उद्वेलित हो जाते हैं, उद्वेग को प्राप्त होते हैं, आपको कष्ट देते हैं। फिर आपको इतिहास याद आएगा, इन्होंने 10 साल पहले भी मुझे ऐसे ही किया था। नहीं भाई, 10 साल पहले इन्होंने कुछ नहीं किया था, वो 10 साल से लगातार कर रहे हैं, तुम्हें लगता है 10 साल पहले ही किया था, क्योंकि तुम्हें याद है अभी तक, तुम उस बात को बार बार याद करके अपने आप को फिर कष्ट दे रहे हो। एक छोटी सी स्टोरी है, मैंने शायद कभी चर्चा में ली। एक बच्चे को स्कूल जाना था, और उसका होमवर्क नहीं था। होमवर्क नहीं था तो जाके स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, भाई होमवर्क ये नहीं है? उसको 2 4 थप्पड़ लगा दिए, और वो थप्पड़ उसको लग गए। अब छुट्टी हुई तो रोता हुआ निकला, तो दोस्तों से कहे, आज तो थप्पड़ लग गए। घर पहुंचे तो रास्ते में अंकल मिल गए, उनको बोले। घर के अंदर घुसे तो भाई बहन को कहे, माता पिता को कहे, अपने दादा को कहे। तो उनके दादा जो थे वो एक विचारवान व्यक्ति, तो दादा ने कहा, इधर आओ। आया, कहने कितने थप्पड़ लगे? उसने कहा 4। कितने लोगों को बताया? दादाजी में कम से कम 10 लोगों को अपना दर्द शेयर कर चुका हूं। तो बेटे, गुरुजी ने तो 4 थप्पड़ मारे थे, बाकी जो थप्पड़ पड़े हैं 10 लोगों के, 40 थप्पड़ तुमने स्वयं मारे। तो 4 के 40 तुमने बनाए हैं, 4 के 40 क्यों करने? इतना सा दर्द है, उसको खींच के लंबा हमने किया। मैं स्वीकार करता हूं दर्द नहीं है, नहीं मैं नहीं मानता, दर्द है, हमारे कर्मों के फल हैं, दर्द है। क्यों ना उस दर्द के फल को स्वीकार किया जाए, उसको स्वीकार किया जाए। मैंने कई बार अनुभव में लिया, वो फिजियोथेरेपी या क्या होते हैं, वो फिजियोथेरेपी नहीं, वो न्यूरोथेरेपी होते हैं ना, ऐसे दबाते हैं, है ना, तो दर्द होता है बदन। एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर, न्यूरोपैथी शायद बोलते हैं उसको, एक्यूप्रेशर भी है, न्यूरोपैथी, वो उंगलियों के इसमें सब दबाते हैं ऐसे। तो अभी पूरे हफ्ते क्या खाया है, वो दर्द पैरों की उंगली बदल के मुझे पता लग जाता है कि मैंने ये खाया और मैंने ये नहीं खाना चाहिए था। मैंने कई बार अनुभव किया है कि जब मैं दर्द के साथ होता हूँ, तो वही ज्वाइंट मेरे इतने दुखते हैं कि बर्दाश्त नहीं होते, और जब मैं सोचता हूं कि मैं इससे अलग हूं, तो वो दबते रहते हैं, दर्द होता है, मुझे दर्द नहीं। इतने गहरे विचार चलते, इतने गहरे चलते। मैं इस चीज का अनुभव अक्सर लेता, मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ, विचारों को डाल देता हूँ, तो टीस होने लगती है, और मैं विचारों को अलग करता हूँ, तो वो टीस मुझे महसूस होती है, लेकिन मुझे टीस नहीं होती। तो जो उसके रिलेटेड डॉक्टर है वो मुझे कहते हैं, गुरु जी ये कैसे है, कभी तो आप कहते हो बहुत दर्द है, कभी कहते हो नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि मैं एक फेज में दर्द इसलिए बताता हूँ कि आपको पता लगे कि किस अंग की क्या अवस्था है, और उसके बाद मैं अपने को उससे अलग कर लेता हूँ, ताकि मुझे दर्द महसूस ना हो। गुण ही गुणों में बरत है, सब विचारों का खेल। अपने विचारों को देखो आनंद में, और अगर ध्यान में कोई भी ऐसा विचार उतरे जिसमें आपको महसूस हो कि ये प्रकृति के लिए, मानव के लिए, मेरे व्यक्तिगत के लिए अच्छा नहीं है, उसको काट दो भाई विचार। ऐसा करके आप ईश्वर की सृष्टि में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहे, क्योंकि यदि वो विचार झूठ का है तो झूठ का फंदा कटा, विचार सच का है तो उस विचार को काटने की प्रेरणा भी मुझे प्रकृति ही दे रही है। अपने विचारों को देखते रहो, अपने विचारों से एक तारतम्य बिठाए। हम सिर्फ विचारों का पुलिंदा भरे, और कुछ भी नहीं। एक विचार आता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं,
क्रोध आने के विचार के समय पे यदि हम सिर्फ उस विचार को देख लें तो हमें फिजिकली भौतिक रूप से क्रोधित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और विचारों को देखने के लिए सबसे अच्छा बात है कुछ देर के लिए बैठें प्रतिदिन और ओम अक्षर का उच्चारण करें। जितनी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पर उनको लगाकर सुने। धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आप अपने और समीप आते हैं। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात कह सकते दीदी आज मौन ध्यान में यहाँ पे ज्यादा प्रेशर फील हुआ। हैं। जोर से। आज मौन में अ, यहाँ पे प्रेशर और हल्का दर्द महसूस हो रहा था, प्रेशर पे फील हो रहा था काफी। आज ऐसा लग रहा है जैसे ज्योति से बहुत अरसे के बाद बात, बहुत लंबे समय के बाद। ज्योति हो जाएगा, कोई सी बात है ना, हो जाएगा। अच्छा है। कल जन्म दिवस था आपका। यस्टरडे वॉज योर बर्थडे। मुझे कल एक बात बहुत जी बढ़िया लगी दीदी। ज्योति और ऋचा की। इन्होंने ग्रुप पे नहीं बताया कल की मेडिटेशन सेशन में कि बर्थडे है। अगर ये ग्रुप पे बताते तो शायद सभी लोग एक स्वर में गा के हैप्पी बर्थडे बोलते थे। मीरा को पता नहीं कैसे पता लगा, तो जब ग्रुप पे आया तो सबने बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया बर्थडे के माध्यम से। बहुत अच्छा लगा। ठीक है। हम्म, साधना जी करते रहे आप दीदी। लोग, हर दिन साधना करें, बिल्कुल नहीं चूके साधना में। ये एक बिल्कुल प्रूव्ड बात है। ये बिल्कुल एक सटीक मार्ग है। जो सिस्टम हमने अपनाया बिल्कुल सटीक है। इसको पकड़ के चलिए। ये पकड़ लेने जैसा है। आप कहोगे आपने तो पकड़ को मना किया है। संसार की पकड़ को मना, अध्यात्म की पकड़ को मना नहीं किया। पकड़ का अर्थ है कि कॉन्टिन्यूटी में बैठिए और कीजिए और अपने प्रश्न पूछिए जब तक संशय का छेदन नहीं होगा। मैं हमेशा इस चीज को सोचता रहा, विचार करता रहा कि आज के युग में जितने भी ध्यान के मार्ग हुए हमने सबको देखा है, वो डिस्कोर्स प्रधान हुए। उसमें एक व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटा सत्संग के लिए बोल रहे हैं, बाकी सब सुन रहे हैं। ये मुझे कभी समझ नहीं, ये मेरी समझ की सीमा से बाहर था। क्योंकि जो भी कोई साधना के लिए या जो भी संसार में मिले तो पहले भरे हुए हैं। अब भरे हुए जग में और कैसे डालूं पानी, भरी हुई गागर को कैसे और भरूं। तो मैंने ये विपरीत मार्ग चुना कि जो साधना मैं कराऊंगा वो डिस्कोर्स प्रधान नहीं होगी, वो इंटरेक्शन प्रधान। और मैंने आपको हमेशा से कहा कि मेरे शास्त्र आप हैं। मैंने आप लोगों को कभी कोई मंत्र नहीं दिया। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ ऋचा, मैं इस चीज को लेके बहुत प्रसन्न हूँ। चलो ज्योति को आनंदमयी को तो मंत्र भी दिए प्रेम, तुम्हें तो मंत्र तक नहीं दिया। बराबर चोट लगती है। जागृति के लिए मंत्र का आधार होना आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि समाज मेरी इस बात को स्वीकार ना करे, लेकिन मेरा अनुभव है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। और इस अनुभव का साक्षात प्रमाण ऋचा मेरे सामने है।
जैसे मुझे भी कहा ही नहीं मुझे कोई गुरु नाम है, गुरु बन, उसने कभी नहीं कहा। बल्कि उसने मुझे कहा मुझे समझ नहीं आता ये क्या है। मुझे याद है ऋचा का 1 1.5 साल पुराना मैसेज, जिसमें उसने कहा था कि मुझे समझ नहीं आता गुरु नाम गुरु बन क्या है। कुछ इस तरह का था, शब्द मुझे ख्याल नहीं है। ठीक याद है ऋचा मुझे। जी गुरुजी। किसी चीज के तुम अपने आधार स्वयं बन जाओ, तुम्हें और किसी चीज के आधार की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तुम अपने सहारे स्वयं बनो, तुम्हें और किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी नहीं। और तुम ही वो एकमात्र अपना सहारा हो जो हमेशा से तुम्हारे साथ रहे हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहो। अपना सहारा खुद बनो, उलीझने की क्रिया में आओ। तो थकान थी, तो मैंने कहा आके सो जाओ, थकान को उलीझ दिया जाएगा। कष्ट थे, तो आकर रो जाओ, कष्ट को उलीझ दिया जाएगा। और उसके बाद अपनी अवस्था को बताओ। हर अवस्था को बताने के माध्यम से तुम्हारे भीतर की अवस्था सामने आती है और तुम्हारे संशय उत्तरों के माध्यम से मिट जाते। इंटरेक्शन है। मैंने कोई कोशिश नहीं की कि मैं किसी और मंत्र, किसी और विधि या किसी और पुस्तक को आपके सिर पे रखूं। और आप सबने इसको स्वीकार किया अच्छे से, विरोध नहीं किया। मैंने कोशिश की कि मैं तुमको तुम्हारे समीप रखूं। मानस मेरे बहुत समीप से होके गुजरे, आप सब जानते इस बात। लेकिन मैंने तब पाया, मानस की समझ ने मुझे बहुत सहयोग किया, लेकिन मैंने तब पाया जो कुछ पाया, तब जब मैं अपने समीप से होके निकल गया। आप सब लोग अपने समीप से होके गुजरिए। आप सबके जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आप स्वयं। अपने को प्रेम करेंगे तो आप कभी भी किसी के भी साथ अप्रेम की अवस्था में रह ही नहीं पाएंगे। प्रेम बना ही रहे, प्रेम कहीं जा नहीं सकता। आप स्वयं को प्रेम नहीं करेंगे तो आप कभी भी किसी को भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। वो संभव ही नहीं। मुझे किसी एक व्यक्ति का नाम बताना जिसने वो मिठाई किसी और को बनाकर खिलाई हो जो उसने स्वयं कभी ना चखी है। कोई गेस्ट आएगा घर में, तब भी लेडीज हल्का सा एक चम्मच लेके जीभ पे डाल देंगी, या घर के किसी व्यक्ति को खिलाएंगे, एक बार नमक तो चेक कर लो, मीठा तो चेक कर लो। चाय भी सर्व करने से पहले एक बूंद जीभ पे लगाने की चेष्टा करती है। ये झूठा नहीं है, ये प्रेम है, ये टेस्टिंग है। अपने विचारों पे काम कीजिए और रेगुलर ध्यान कीजिए। और रेगुलर ध्यान के अनुभव विशेष रूप से आरती, मीरा, उषा जी, सुमित्रा जी, स्वतंत्र गुप्ता जी, सहज, एवरीडे ध्यान के अनुभव ग्रुप पे जरूर डालिए। यही वो एक ट्रिक या शॉर्टकट है जिससे बात बन सकती है। ये उचित मार्ग है। और आपके परिवार के जो लोग हैं, उन सबको ध्यान पर चलने के लिए प्रेरित कीजिए। इससे बढ़ के सात्विक कार्य जीवन में कोई नहीं। प्रेरणा दीजिए, उनको खटखटाइए हल्के से, चेक कीजिए क्या वो चलने के लिए तैयार हैं। वो आपको देखते होंगे कुछ समय से, कुछ बदले बदले से लगते हैं, कुछ मुलायम से लगते हैं, कुछ मीठे मीठे से लगते हैं, ऑरा चेंज लगता है, पास जाके बैठना अच्छा लगता है। वो अचंभित हैं, उनको हल्के हल्के खटखटाना शुरू करें। अपने घर में हफ्ते में 1 या 2 दिन ध्यान के सेशन करने शुरू करें। कुछ ऐसा करें जिससे ध्यान की इस धारा को
औरों तक मोड़ सके, ऐसे कोशिश करना शुरू कर दीजिए। शुरू कर दीजिए, बिल्कुल मत करना। ठीक है, फिर मिलते हैं सैटरडे को। तब तक आप ध्यान करते रहें और आनंद। नारायण हरि। आप सबका कल्याण। फाइनली नारायण हरि।